हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि, जिसमें हमने संधि में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। संधि के 3 भाग होते हैं जो कि हमने पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। जो व्यंजन है और स्वर है उन दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि जब हम संधि विच्छेद करते हैं, आप ऊपर तक देख ही चुके हैं, व्यंजन और स्वर संधि में संधि विच्छेद करते हुए जो ध्वनियां आती हैं तो उनमें से एक विसर्ग होगी, तब हम उसे विसर्ग संधि कहेंगे। देखिए इसके अब विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, उनको देखते हैं। तो नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, यदि विसर्ग ध्वनि से पहले कोई कंठ्य स्वर हो तथा फिर विसर्ग ध्वनि के पश्चात कोई सघोष वर्ण हो, जैसे अ या फिर मतलब आ वाले स्वर सारे, या फिर य, र, ल, व, या फिर स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक, क्या देखा कि अगर जब जो विसर्ग ध्वनि से पहले जब हम विच्छेद करेंगे उससे पहले का जो स्वर हो या कोई कंठ्य स्वर हो तथा फिर विसर्ग ध्वनि के पश्चात कोई सघोष वर्ण हो। देखिए जैसे यहां पर अ प्लस विसर्ग प्लस घोष ध्वनि, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देखिए उदाहरण जैसे कि मनहा प्लस हर, क्या हो गया? मनोहर। अब यहां पर देखिए, यहां पर विसर्ग था, ठीक है, यहां पर क्या है? घोष ध्वनि है। तो का जब इससे मनहा प्लस हर जब यहां पर मिला तो इसका क्या हो गया? मनोहर हो गया, ओ बन गया, विसर्ग हट गया और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? ओ। ठीक है, आगे देखिए, यशः प्लस द यशोदा, तपः प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस नीत मनोनीत। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। यहां पर विसर्ग का हो जाएगा ओ। ठीक है, समझ आया? कब? जब कोई शुरू में तो हो कंठ्य स्वर हो या तथा फिर विसर्ग ध्वनि के पश्चात जब इसके बाद देखिए यहां पर क्या है? स्वर है सभी में, यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी स्वर है। ठीक, और इसके पश्चात यानी प्लस जब हम विच्छेद करते हैं तो यहां पर क्या हो? यहां पर या तो कोई स्वर हो, क्योंकि सघोष स्वर सभी सघोष होते हैं, तो सघोष वर्ण हो जिसमें अ या फिर य, र, ल, व, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे ना, उसमें सभी समूह थे 5 और वर्ग थे, तो उसमें जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो हो, तो तब मिलने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी पता है क्या है? एक अपवाद है जो कि देख लीजिए, यदि विसर्ग से पहले अंतः या पुनः ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। याद रखना है, कब? जब अंतः और पुनः ये 2 शब्द हों, जैसे अंतः प्लस धान अंतर्धान, पुनः प्लस जन पुनर्जन। तो बस इस नियम में ये एक अपवाद आपको याद रखना है, अगर अंतः और पुनः दिया हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के पश्चात अ या उ में से अथवा य, र, ल, व या स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कब होगा? जब देखिए शुरू में तो क्या हो? आ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, मतलब ये तो हो इनके अतिरिक्त ना, तो मतलब आ और आ से स्वर याद है ना, ई वाली आ की फैमिली, ई की फैमिली, ऊ की फैमिली, ठीक है, ए और ओ वो पूरा सारे स्वर होते हैं। तो आ और आ इनके अलावा इनके अतिरिक्त जो भी कोई स्वर हो प्लस पश्चात क्या हो? आ या ऊ में से कोई, या फिर अंतःस्थ व्यंजन में से कोई, या फिर स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
हो तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए कैसे, निहि प्लस जन निरंजन, तो इसका र हो गया। स्व प्लस ग स्वर्ग, आशीहि प्लस वाद आशीर्वाद, धनु प्लस धारी धनुर्धारी। ठीक है, समझ आया। अब आगे का नियम देखिए, नियम नंबर 3। विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के पश्चात च छ श में से कोई एक हो तब विसर्ग के स्थान पर श आ जाता है। कब, जब विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो। ठीक, विसर्ग से पूर्व तो कोई स्वर होगा और विसर्ग के पश्चात क्या होगा, च छ श, ये 3 वर्ण, क्या च छ श, ये तीनों होंगे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श आ जाता है। कैसे, दु प्लस शासन दुशासन, तो विसर्ग का क्या हो गया, अधश, अधशा में बदलेगा ये। ठीक है, निहि प्लस छल निश्चल, आ प्लस चर्य आश्चर्य। ठीक है, समझ आया। क्या है कि अगर विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के पश्चात च छ श आ जाए तो तब क्या हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। ठीक, आगे का देखते हैं। नियम नंबर 4, रूल नंबर 4, जो कि क्या है, विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क या ख, ठ या ट, प या फ, यानी ये क्या है, पहले और दूसरे वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन के, है ना, पहले दूसरे में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर श आता है। निहि प्लस प्राण निष्प्राण। ठीक, यहां पर क्या है, ई है ना, ये छोटी ई प्लस क पा है यहां पर, प्राण निष्प्राण। आवि प्लस कार आविष्कार, का है यहां पर और यहां पर छोटी ई है। ठीक, तो उसका क्या हो गया, अधशा। निहि प्लस कपट निष्कपट। ठीक, समझ आया। चलिए आगे का नियम आता है, नियम नंबर 5, रूल नंबर 5। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद त या थ, प या फ में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। नमः प्लस ते नमस्ते, ता है यहां पर, विसर्ग से पहले कोई स्वर है तो नमस्ते। दु प्लस साहस साहस दुस्साहस, ब्रह प्लस पति बृहस्पति। तो देखिए छोटा वाला श कब होगा, जब शुरू में तो कोई स्वर होगा और बाद में विसर्ग के बाद होगा त या थ प फ में से। और कहाँ गया ये, हाँ, ये वाला श कब होगा, जब शुरू में क्या हो, बस ई या उ, मतलब सभी स्वर ना हो, केवल क्या हो, ई या उ, और उसके बाद ये वर्ण आए, और यहां पर कोई भी स्वर हो। ठीक है, यहां पर क्या था कि ई या उ हो तब, और यहां पर कोई भी स्वर हो। ठीक, चलिए आगे का देखते हैं, रूल नंबर 6। यदि विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए अभी तक क्या था कि जब हम विसर्ग में मेल कर रहे थे, मतलब संधि कर रहे थे, तो वहां पर क्या था कि वो विसर्ग जो था वो किसी ना किसी वर्ण में बदल जाता था, है ना। जैसे यहाँ ऊपर भी था, विसर्ग की जगह स हुआ, पीछे ओ भी हुआ था। अब क्या है इस नियम में कि अगर विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाता है, उसकी जगह कोई और वर्ण नहीं आता, तथा विसर्ग से पहले की ह्रस्व ध्वनि दीर्घ रूप में बदल जाती है। और जो विसर्ग से पहले ह्रस्व ध्वनि होगी ना, मतलब छोटी मात्रा, वो बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। देखिए कैसे, जैसे निहि प्लस रोग निरोग, तो विसर्ग का लोप हो गया और ये छोटी ध्वनि बड़ी ध्वनि में बदल गई, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल गई। ठीक है, इसी तरह निहि प्लस रस नीरस। ठीक, रूल नंबर 7, विसर्ग का बने रहना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विसर्ग ऐसे ही लगा रहता है संधि करने के बाद भी। देखिए, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, दुह प्लस ख दुख। ठीक, रूल नंबर 8, यदि विसर्ग के पहले कंठे स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कब हो, विसर्ग से पहले तो कोई कंठे स्वर हो। कंठे स्वर कौन से थे, क वर्ग, क वर्ग था ना कंठे, सॉरी का तो व्यंजन होता है, सॉरी कंठे स्वर में क्या था, अ और आ,
ये थे कंठे स्वर हमारे, तो ये हो या फिर विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर, कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव अतैव, यशः प्लस इच्छा यश इच्छा, तो विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग का लोप कब होगा? दो कंडीशन में, एक तो कब, जब पहले कंठे स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, और एक कब होगा, जब विसर्ग का मेल र के साथ होगा, तब क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो विसर्ग को हम क्या करते हैं, किसी ना किसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ मुख्य नियम थे विसर्ग संधि के। बाकी नियम तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है और बार बार रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम भी। ठीक है, तो देखिए क्या देखा था विसर्ग संधि में। पहला नियम था कि जब विसर्ग ध्वनि से पहले कोई कंठे स्वर हो और तो उसके बाद क्या हो, कोई सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, और अपवाद याद रखना है इसमें कि अंतः और पुनः दिया हो तो उसमें र हो जाता है। ठीक, रूल नंबर 2 क्या था कि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो। ठीक, कोई भी स्वर हो लेकिन आ या आ ना हो, और विसर्ग के पश्चात आ या उ या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे नी प्लस जन, निरंजन। ठीक, उसके बाद रूल नंबर 3 देखा था कि विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के पश्चात च छ श, पहले तो कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो क्या होगा? जो विसर्ग है उसका श आ जाता है। ठीक, दु प्लस शासन दुशासन। ठीक है, आगे देखा था हमने नियम नंबर 4 कि विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क ख ट ठ ट प फ में से कोई एक हो, मतलब पहला दूसरा वर्ण, स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण हो तो श हो जाता है। नि प्लस प्राण निष्प्राण। ठीक है, और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद त थ प फ में से कोई हो तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। नमः प्लस ते नमस्ते। ठीक, उसके बाद देखा था कि अगर विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नी प्लस रोग निरोग। उसके बाद विसर्ग बने रहता है कुछ उदाहरण में, जैसे प्रातः काल। यदि विसर्ग के पहले कंठे स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी संधि। हमने तीनों प्रकार की संधियां पढ़ ली हैं, उनके नियम पढ़ लिए हैं। एक बार देखिए, मैं बताऊं आपको कि क्या क्या थे। देखिए, हमने पढ़ा था संधि जो कि क्या थी, 3 प्रकार की थी। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या थी? 5 प्रकार की थी, जो कि क्या थी हमने याद किया था। डी जे व्या में बजेगा। डी जे व्या में बजेगा कैसे? डी फॉर दीर्घ संधि, जी फॉर गुण संधि, बाई फॉर वृद्धि संधि, वाई फॉर अयादि संधि और ए फॉर गलत, वाई फॉर यण संधि और ए फॉर अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि। व्यंजन संधि के हमने बहुत सारे नियम पढ़े, इसी तरह विसर्ग संधि के हमने नियम पढ़े। तो यहां पर हम तीनों प्रकार की संधि कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, और अगर अब भी कोई आपको इसमें कुछ भी पॉइंट या कुछ जो समझाया गया है वो आपकी समझ में ना आया हो या तीनों ही प्रकार की संधि में से आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ अभी आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, इनको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी स्लाइड्स लगा देती हूँ, इसके बाद आप उनको देख लेना एक बार। सभी संधि के कुछ एक एक दो करके एग्जाम्पल मैंने एक जगह करके डाल दिए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग के। ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अगला। आई होप समास होने चाहिए। चलिए बाकी चेक कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक यू।